अभी तक अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड जितनी भी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर आपसे पूछता है वो सारे कर लिए थे। अब अपन मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि जब भी मैं कोई सा भी नया टॉपिक आपको पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की हेडिंग का मतलब समझाता हूं। उस हेडिंग से अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं वो बताता हूं और फिर अपन उसकी थ्योरी पर मूव करते हैं। पर इस टॉपिक में अपन ऐसा नहीं करेंगे। आपको यहां पर सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले यहां पर अपन ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने बोर्ड पर दे रखे हैं वो समझेंगे। तीनों एग्जाम्पल समझने के बाद अपन हेडिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर दे रखा है यूरिया का। यहां पर अपन क्या बना रहे हैं, यूरिया का एक सोल्यूशन बना रहे हैं। यूरिया यहां पर सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है और अपन जानते हैं सॉल्यूट के मोल्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं NB से। तो मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने ले लिए, 1। अब अपन जानते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं यूरिया के कितने पार्टिकल्स ले लिए मैंने, Na पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, और वाटर कितना लिया, 1 kg। तो क्या आप मुझे इस सॉल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट करके बता सकते हो? मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलालिटी कितनी आ जाएगी, 1 मोलल। अब अपन जानते हैं कि अपन ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो इस सॉल्यूशन के लिए मैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, मुझे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले याद हैं। तो मान लेते हैं कोई सी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैं यूरिया सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अब अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करूंगा तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आएगा वो कहलाएगा थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करूं तो मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू M इंटू KB। मोलालिटी की बात करें सोल्यूशन की कितनी है, 1। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर हो जाएगा। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आया है ये क्या कहलाएगा, थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसके बराबर आया है, KB के बराबर। अब अपन जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूरिया सॉल्यूशन के लिए अपन एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट की मदद से। थ्योरेटिकली अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब अपन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या करा, लैब में गया और एक कंटेनर लिया। कंटेनर में मैंने 1 kg वाटर लिया और उसमें मैंने 1 मोल यूरिया ऐड कर दिया और दोनों को अच्छे से मिला दिया। मिलाने पर क्या बनेगा, सॉल्यूशन। मैंने यूरिया के कितने पार्टिकल्स डाले थे, Na पार्टिकल्स। अब ये जो सॉल्यूशन बना है यूरिया का, इस सॉल्यूशन में अगर मैं झांक कर देखूंगा तो मुझे यूरिया के Na पार्टिकल्स ही नजर आएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं मैंने कितने पार्टिकल्स डाले यूरिया के, Na। सॉल्यूशन बनने के बाद भी यूरिया के पार्टिकल्स कितने हैं, Na। और अपन जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब आप मुझे बताइए सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो नंबर है वो सेम है, सॉल्वेंट का जो मास है वो भी सेम है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर और यहां पर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम होंगे। अगर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम है तो मैं कह सकता हूं कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल कर आएगी वो थ्योरेटिकल के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर हो जाएगा। और यहां पर भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलल ही रहेगा। कैसे कह सकता हूं, मुझे पता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं, 1 मोल।
सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg, तो मोलालिटी भी यहां पर कितनी रहेगी 1 मोलल। क्लियर है। आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है NaCl का। यहां पर मुझे क्या करना है, NaCl का सोल्यूशन बनाना है। तो मैंने मोल्स ऑफ NaCl कितने ले लिए 1। तो मैं कह सकता हूं 1 मोल में NaCl के कितने पार्टिकल्स होंगे, Na पार्टिकल्स। और मैंने यहां पर सॉल्वेंट जो लिया है वो लिया है वाटर, और इसका कितना मास लिया है 1 kg। ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो NaCl का सोल्यूशन अपन ने रेडी करा है इसकी मोलालिटी क्या होगी, 1 मोलल होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। अब अगर मैं यहां पर NaCl सोल्यूशन के लिए थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करूं तो मुझे फॉर्मूला पता है डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है m इंटू केबी के। मोलालिटी कितनी है 1, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट NaCl सोल्यूशन के लिए किसके बराबर आ रहा है, केबी के बराबर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, NaCl सोल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। जब मैं लैब में जाऊंगा तो एक कंटेनर लूंगा, कंटेनर में 1 kg वाटर लूंगा और 1 मोल NaCl इसमें क्या कर दूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा। तो दोनों को मिलाने के बाद जो घोल बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। अब मुझे पता है NaCl सॉल्ट है और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब मैंने NaCl को पानी में डिसॉल्व करा तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि NaCl का जो मॉलिक्यूल था वो 2 पार्ट में टूट चुका है। जब मैंने NaCl का सोल्यूशन बनाया तो इस सोल्यूशन के अंदर जब मैंने इसमें झांक कर देखा तो मैंने देखा यहां पर NaCl नहीं है, यहां पर Na+ और Cl- डिसोसिएटेड फॉर्म में है। तो मैंने पार्टिकल्स कितने डाले थे NaCl के, Na पार्टिकल्स। सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व कितने करूंगा, 2 Na पार्टिकल्स। हर एक NaCl पार्टिकल 2 पार्ट्स में टूट चुका है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 2 Na पार्टिकल्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है। तो आप मुझे बताइए यहां पर जो ऑब्जर्व्ड मोलालिटी होगी वो कितनी हो जाएगी। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, 2 Na पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए मोल कितने हो जाएंगे, 1 मोल में Na पार्टिकल, तो मैं कह सकता हूं 2 Na पार्टिकल्स में 2 मोल मौजूद होंगे। तो कह सकते हैं 2 मोल सॉल्यूट के मौजूद हैं 1 kg वाटर में, तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे उसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आप मुझे बताइए थ्योरेटिकली और ऑब्जर्वेशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो गए। यहां पर पार्टिकल्स है Na, ऑब्जर्व मैंने करा 2 Na। तो अगर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूं जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व्ड के बराबर नहीं होगी। ये बात समझ में आती है। अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डबल हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूं फॉर 1 kg वाटर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं। अगर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल होगी। तो आप खुद देखिए यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी किसके बराबर था, केबी के बराबर, और जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो 2 kb के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं कह सकता हूं NaCl के केस में क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था, पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हो रहा था। पार्टिकल्स के ब्रेकडाउन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। अब सपोज करिए NaCl की जगह मैं ले लेता हूं KCl। KCl का अगर 1 मोल लूंगा 1 kg वाटर में तो जो मुझे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नजर आएगी वो Kb के बराबर आएगी, पर जो ऑब्जर्व्ड नजर आएगी वो 2 kb आएगी,
क्योंकि KCl के केस में भी एक पार्टिकल दो पार्ट्स में टूट रहा है, K+ और Cl-। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, H2SO4 का अगर मैं 1 मोल लेता हूं 1 kg वाटर में, तो मैं कह सकता हूं जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे नजर आएगी वो Kb के बराबर आ जाएगी। पर जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 Kb के बराबर आएगी। कैसे? क्योंकि मुझे पता है अगर H2SO4 का एक पार्टिकल डिसोसिएट होता है तो मुझे कुल मिलाकर 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। 2 तो मिलेंगे H+ और एक मिलेगा SO4-2। तो अगर मैं Na पार्टिकल्स डाल रहा हूं H2SO4 के, तो मुझे ऑब्जर्व कितने होंगे? 3 Na पार्टिकल्स। तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल कर आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 3 Kb के बराबर हो जाएगी। तो जो सेकंड एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डिसोसिएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? मूव करते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने लिया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहां पर सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है और इसके मैंने कितने मोल ले लिए? 1 मोल। 1 मोल में एसिटिक एसिड के कितने पार्टिकल्स होंगे? Na पार्टिकल्स होंगे। और मैंने यहां पर जो सॉल्वेंट लिया है वो लिया है बेंजीन, और बेंजीन का कितना अमाउंट लिया है? 1 kg। अगर मैं यहां पर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालूं इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी तो कह सकता हूं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 मोलर सोल्यूशन। अब अगर मैं यहां पर थ्योरेटिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करूं एसिटिक एसिड इन बेंजीन के लिए, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू m इंटू केबी होगा। मोलालिटी कितनी आ गई? 1, तो कह सकते हैं डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? केबी के बराबर। तो जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है? केबी। पर अपन जानते हैं जब मैं लैब में जाऊंगा, कंटेनर लूंगा, इसमें 1 kg बेंजीन मिलाऊंगा और बेंजीन के साथ 1 मोल एसिटिक एसिड ऐड करूंगा तो बनेगा क्या? सॉल्यूशन बनेगा। और जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो याद करो मैंने आपको बताया था जब जब एसिटिक एसिड को आप बेंजीन के अंदर डालेंगे तो जो एसिटिक एसिड होगा वो डाइमर बना जाएगा। वो क्या बना देगा? डाइमर बना देगा। मतलब मैं कह सकता हूं अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालूंगा तो 2 एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप खुद देखिए यहां पर जब मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाया तो एसिटिक एसिड ने क्या बना दिया? डाइमर का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया? डाइमर का फॉर्मेशन कर दिया। अब आप मुझे बताइए मैंने पार्टिकल्स कितने डाले थे? Na पार्टिकल्स डाले थे। 2 पार्टिकल एक में कन्वर्ट हो गए तो कह सकता हूं जब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर झांक के देखूंगा तो मुझे कितने पार्टिकल्स नजर आएंगे? Na/2 पार्टिकल्स नजर आएंगे। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? हाफ हो गए। अब आप मुझे बताइए अगर मैं यहां पर मोलालिटी कैलकुलेट करूं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं? Na/2, मतलब हाफ मोल बोल सकता हूं। तो मैं यहां से कह सकता हूं मोलालिटी क्या हो जाएगी? हाफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is present in 1 kg benzene is equals to half molar solution। तो अपन जानते हैं सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहां पर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने आ रहे थे? 1 मोलर। और यहां पर कितने आ रहे हैं? हाफ मोलर। मतलब कह सकता हूं रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थ्योरेटिकली और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो डिफरेंट है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए अगर यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है Na और ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं Na/2, मतलब मैं कह सकता हूं रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आधे हो गए। अगर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आधे हो गए तो कह सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करूंगा वो भी आधी ही ऑब्जर्व करूंगा। देखो इसका जस्ट हाफ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं
तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी एसिटिक एसिड इन बेंजीन के केस में कितनी निकल कर आएगी, Kb/2। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अपन ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और जब न्यूमेरिकल्स करे थे तो वहां पर जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स थे। तो मुझे एक बात बताइए, यहां मैंने 3 एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं? आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा, सर फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो भी मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ही एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर मैं थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर दिखाई दे रही है। एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल भी और ऑब्जर्व्ड भी बराबर आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? पर अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल की, तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, और थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो आप मुझे बताइए सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में क्या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आ रही है? नहीं आ रही है। मैं यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मेलिटी देख रहा हूं, यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल रिजल्ट और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है, रिजल्ट्स बराबर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अपन ने यहां पर हेडिंग क्या लिखी है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कब ऑब्जर्व करूंगा, जब सॉल्यूट पार्टिकल का यहां तो डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो। यह बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और सुनेंगे अपन। अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन की और एसोसिएशन की, तो अगर मुझे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं वो तो अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब मैं कह सकता हूं जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं वहां पर मुझे एक और फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे थ्योरेटिकल रिजल्ट और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और उसी फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर, और बाद में इसका नाम पड़ा वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो अगर मुझे सारे सॉल्यूशंस के लिए, भले ही एसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हो रहा हो, उनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले हैं थोड़े से मॉडिफाई करने पड़ेंगे, उसमें करेक्शन फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक बार अपन करेक्शन फैक्टर देख लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, थ्योरेटिकल रिजल्ट और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट बराबर आने चाहिए थे, क्या बराबर आ पा रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अब अगर मुझे बराबर लाना है तो आप मुझे बताइए, इस वैल्यू को मुझे इसके बराबर लाना है, तो आप मुझे बताइए फॉर्मूले में मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये और ये दोनों बराबर आ जाए रिजल्ट? मैं कह सकता हूं यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2kb, तो देखो बराबर हो गए। तो यहां पर करेक्शन फैक्टर या वेंट हॉफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ये बात समझ में आ रही है? अब ये 2 कहां से आया, इसको देखना है। मुझे एक बात बताइए, 2 मुझे लाना है, 2 क्या है, करेक्शन फैक्टर है, 2 मुझे लेकर आना है, तो क्या मैं आई, जो अपन वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं, आई का फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना, 2n है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, n है। तो आप मुझे बताइए i की वैल्यू क्या आ गई, 2।
तो मैं कह सकता हूं फॉर्मूला बन गया। तो मुझे करना क्या है, यहां पर i से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ गया i का, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। अगर मैं यहां पर बात करूं, थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू बराबर नहीं है। अब अगर थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू बराबर नहीं है तो बराबर लाना है। तो आप मुझे बताइए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए। अब आप बोलेंगे सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ के बी, वो भी कितना है हाफ के बी। तो यहां पर करेक्शन फैक्टर कितना हो गया, हाफ। करेक्शन फैक्टर कितना हो गया यहां पर, हाफ हो गया। अब हाफ लाना है, मतलब i की वैल्यू कितनी लानी है, हाफ लानी है। तो आप मुझे बताइए फॉर्मूला अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा। i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। डिवाइड करिए जरा इसको, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मेरा आंसर थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड बराबर हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो i का एक फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। सिर्फ ये एग्जाम्पल समझकर अपन ने वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला निकाल लिया। क्या आ गया फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है यहां तक। i का एक और फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, सिर्फ इस डेटा को देखकर। अभी अपन ज्यादा डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ डेटा को देखकर मैं i का फॉर्मूला बता रहा हूं। i का एक और फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, i जिसे अपन बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। i किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 2 kb। अच्छा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, kb। i कितना लाना था यहां पर 2, तो दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा। स्ट्राइक क्या करा, i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। i आ गया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। i आ गया। यहां पर कितना आया 2 और यहां पर कितना आया हाफ। तो अपन ने यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल i से, उसके 2 फॉर्मूले देख लिए। और ये जो फैक्टर है ये अपन क्या करेंगे, इन फॉर्मूले में क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो i के 2 फॉर्मूले अपन देख चुके हैं।